वेलकम टू द नेक्स्ट ब्रह्मास्त्र रिवीजन सेशन ऑफ सीए फाइनल ऑडिट न्यू सिलेबस चैप्टर 3 के एसेस को खत्म कर रहे हैं हम। तो लास्ट वीडियो में हमने एसे 300 और एसे 520 ये दो एसेस को खत्म किया था जो चैप्टर 3 के अंदर दिए गए हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू फिनिश 600, 610, 620 एंड एसे 540। फटाफट टारगेट करेंगे इसे। देखो 600 सीरीज पूरा चैप्टर 3 के एसेस में दिया गया है। 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, 620 यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। जब भी आप किसी और का काम यूज करते हो तो इतना ध्यान रखना, हम दूसरों के काम पे भरोसा कर सकते हैं लेकिन हमें दूसरों का सीसीओ इवैल्यूएट करना होता है। सीसीओ यानी एक तो उसका कॉम्पिटेंस, दूसरा उसकी कैपेबिलिटी एंड तीसरा ऑब्जेक्टिविटी। ये तीन चीज एनालाइज करनी होती है, उसका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, उसका स्किल्स, आर्ट वगैरह, एंड देन ऑब्जेक्टिविटी यानी अनबायस्ड तरीके से काम करेगा कि नहीं करेगा जब भी किसी का भी काम यूज करते हैं तभी। एंड खास करके हमें इवैल्यूएट करना पड़ता है कि वेदर उसका काम मेरे लिए एडिक्वेट होगा कि नहीं होगा। तो एडिक्वेसी ये वर्ड्स का कंटिन्यूस यूज होता रहता है 600, 610 एंड 620 के अंदर। अब तीनों ऐसे को अच्छे से समझते हैं। 600 का टाइटल जो है थोड़ा मिसलीडिंग है, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। इसमें आपको ऐसा लगेगा कि अगर जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो कोई भी दूसरे ऑडिटर का काम यूज करता है ऑलराइट तो फिर 600 आ जाता है। ऐसा नहीं है। 600 जो मैं ये डायग्राम दिखा रहा हूं सिर्फ इसी में और सिर्फ इसी में यूज होता है। ऑलराइट तो समझ लो कि आप हो एक्स लिमिटेड के स्टैट्यूटरी ऑडिटर, आप कर रहे हो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्स लिमिटेड का। एक्स लिमिटेड की अपनी सब्सिडरी है, ब्रांच है, जॉइंट वेंचर है, एसोसिएट है। सब्सिडरी का ऑडिट सीएपी कर रहा है, ब्रांच का ऑडिट जी कर रहा है, एसोसिएट का एफ और जेवी का, जॉइंट वेंचर का जे। ये सभी लोग जो है इनको हम कहेंगे अदर ऑडिटर्स और सीए को हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑडिटर। तो जब सीए जो है वो ये ऑडिटर्स का काम यूज करता है तब जाके ऐसे 600 एप्लीकेबल होता है यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। अब जितने भी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है या आज तक जो भी कंटेंट आया हुआ है ऑलराइट, आप सभी को अगर कंबाइन करके भी देखो तो इतने ही पॉइंट्स के आगे पीछे क्वेश्चन होता है। भूलना मत, इसमें आप हो प्रिंसिपल ऑडिटर और आप यूज कर रहे हो ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स। ये सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, ब्रांचेस, ये सब को हम बोलेंगे ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स। इसका काम आप यूज करने वाले हो, इसलिए ऐसे 600 सिर्फ और सिर्फ यही चीज में एप्लीकेबल होगा। ऑलराइट नाउ कितने आपके सामने क्वेश्चन हैं? 1 2 3 4 और ये जो नीचे नीचे छोटे छोटे डब्बे में दिया गया है ये सब 5, नंबर 5 ये रिपोर्ट को लेकर है। मुझे नेक्स्ट पेज तक जाने था इसलिए थोड़ा थोड़ा नोट्स बना के उधर ही दे दिया। ऑलराइट अब मेरी बात जरा ध्यान से। फर्स्ट, सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप प्रिंसिपल ऑडिटर हो। आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि जी हां मैं प्रिंसिपल ऑडिटर हूं एंड एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर आपको एक्ट भी करना पड़ेगा। अगर एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर आप एक्ट करना चाहते हो तो मिस्टर बीपी को ध्यान में रखो भाई। अगर आप रिलायंस के ऑडिटर हो, इमेजिन करो आप 100-300 सब्सिडीज के सारे ऑडिटर्स के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते। थोड़ा मटेरियलिटी का एनालिसिस करो। ऑलराइट मटेरियलिटी के हिसाब से आपको डिसीजन लेना होता है कौन से कंपोनेंट ऑडिटर के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना है। देन थोड़ा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का एनालिसिस करो। ऑलराइट ROMM का एनालिसिस करो। मिस्टर मटेरियलिटी, आर फॉर रिस्क, कितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स एंड अकॉर्डिंगली आगे बढ़ो इन द कोऑर्डिनेशन। थोड़ा कंपोनेंट के बिजनेस का नॉलेज भी लो ताकि पता चले कि कंपोनेंट लेवल पे कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज होती है। एंड ये सब नॉलेज लेने के बाद फिर ये ऐसे के हिसाब से आप एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। तो याद रखना ये परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसीजर्स वाला जो लाइन है वो लास्ट ही होना चाहिए। ऑलराइट सो मिस्टर बिजनेस परफॉर्म्स ऐसा करके मैंने आपको कोड वर्ड दिया, या मिस्टर बीपी ऐसा भी कोड वर्ड आप यूज कर सकते हो फॉर एक्सेप्टेंस एज प्रिंसिपल ऑडिटर। तो एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि कौन से कंपोनेंट मटेरियल है। जी हाँ भाई साहब, एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि कौन से कंपोनेंट मटेरियल है। ऑलराइट वो ऑडिटर्स ऑफ द ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ वो कंपोनेंट्स जो है यानी जो अदर ऑडिटर्स, इनके साथ आप कोऑर्डिनेट करोगे। ये कोऑर्डिनेट करते वक्त आपकी ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होनी चाहिए, आपकी ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होनी चाहिए। एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर याद रखना आप अदर ऑडिटर को इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस ये सब नहीं कर सकते। ऑलराइट थोड़ा इंग्लिश सॉफ्ट रखना, एडवाइस करना है, डिस्कस करना है, इन्फॉर्म करना है, ऐसा वाला इंग्लिश रखना। ऑलराइट सो लुक एट दिस, वो अदर ऑडिटर है, वो आपका आर्टिकल नहीं है। भले आपको बॉस जैसा फील होता हो लेकिन आप उसके बॉस हो नहीं। सो इसलिए मैंने कोडवर्ड बना के दिया है कि एक रिटन स्पेशल एडवाइस देता हूं, प्लान एंड अरेंज टाइम टेबल फॉर अकाउंट्स एंड ऑडिट। एक रिटन स्पेशल एडवाइस देता हूं, प्लान एंड अरेंज टाइम टेबल फॉर अकाउंट्स एंड ऑडिट। रिटन आप राइटिंग में डिक्लेरेशन ले सकते हो फ्रॉम अदर ऑडिटर कि भाई लिख के दे कि तूने सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है।
स्पेशल, जितने भी स्पेशल कंसिडरेशन की मैटर्स है, जो हाई रिस्क एरियाज की मैटर्स है, उसको लेकर आपको डिस्कशन कर लेना चाहिए। ऑलराइट, एडवाइस, आप अदर ऑडिटर को एडवाइस कर सकते हो अबाउट इंपॉर्टेंट मैटर्स। ऑलराइट, देन प्लान एंड अरेंज, प्लानिंग स्टेज से कोऑर्डिनेशन शुरू करो, प्रॉपर अरेंजमेंट्स करो। ऑलराइट, प्लानिंग स्टेज से प्रॉपर अरेंजमेंट्स करो। देन टाइम टेबल का डिस्कशन कर लो, ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन, टाइम टेबल, ये सब डिस्कशन कर लो कंप्लीशन वगैरह को लेकर। ऑलराइट, एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट का भी डिस्कशन कर लो। तो ये होगी आपकी ऑडिट प्रोसीजर्स विथ द अदर ऑडिटर, के एक प्रिंसिपल ऑडिटर को अदर ऑडिटर के साथ क्या क्या करना है। ऑलराइट, अब ध्यान रखना कि ये जो दोनों ऑडिटर्स हैं, प्रिंसिपल ऑडिटर, अदर ऑडिटर, ये दोनों को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना है। राइट, अब चलो मैं फटाफट आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। मैं प्रिंसिपल ऑडिटर हूं और आप अगर अदर ऑडिटर हो, तो क्या आपके वर्किंग पेपर्स पे मैं अपना हक जमा सकता हूं? कैन आई एस्टैब्लिश माय राइट ओवर योर वर्किंग पेपर्स? द आंसर इज नो, बिकॉज वर्किंग पेपर्स आर प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। ये हम लोग SQC1 के अंदर पढ़ते ही है और डॉक्यूमेंटेशन ऐसे 230 के अंदर भी ये पढ़ाया जाता है। मैं प्रिंसिपल ऑडिटर हूं, आप अदर ऑडिटर हो, क्या मैं आपको क्वेश्चनर भेज सकता हूं और क्या आप वो क्वेश्चनर पे रिप्लाई करोगे? द आंसर इज यस, मैं आपको क्वेश्चनर भेज सकता हूं और आपको क्वेश्चनर के ऊपर रिप्लाई करना पड़ेगा। मैं प्रिंसिपल ऑडिटर हूं, आप अदर ऑडिटर हो, मुझे लगा कि आपको कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी चाहिए, तो क्या मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूं? जी हां, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं, लेकिन आप परफॉर्म करोगे कि नहीं करोगे, दैट विल डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, बिकॉज मैं सिर्फ आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि ये एडिशनल प्रोसीजर्स में परफॉर्म करो। ऑलराइट, पर करना है नहीं करना है, आपके ऊपर कोई एज सच कंपल्शन क्रिएट नहीं कर सकता मैं एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर, बट आई कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट यू कि ये प्रोसीजर्स आप परफॉर्म कीजिए। ऑलराइट, एंड अगर आप अदर ऑडिटर भी हो तो भी मुझे अगर कंपोनेंट लेवल पे आके विजिट करना है तो मैं कर सकता हूं, बिकॉज ये स्पेसिफिक राइट दिया जाता है मुझे अंडर कंपनीज एक्ट 2013 ऑल्सो। ऑलराइट, ये सारी चीजें मैंने यहां पे लिखी हुई है, तो जरा प्यार से इसे पढ़ लेना। एक और एकदम जबरदस्त एडजस्टमेंट वाली बात बता देता हूं, अगर प्रिंसिपल ऑडिटर को अदर ऑडिटर के साथ 1-2 साल स्पेंड कर लिए और अगर उसे कंफर्ट आ गया कि अदर ऑडिटर अच्छे से प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा है, इफ प्रिंसिपल ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस दैट अदर ऑडिटर इज परफॉर्मिंग हिज प्रोसीजर्स, तो मैं अपनी जो कोऑर्डिनेशन वाली प्रोसीजर्स है उसको लिमिट कर सकता हूं एंड आई कैन ट्रस्ट यू। ऑलराइट, सो याद रखना, प्रिंसिपल ऑडिटर इज अलाउड टू रिलाई अपॉन वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर ऑडिटर। थोड़ा बहुत ये सब काम करके आई कैन रिलाई अपॉन योर वर्क। ऑलराइट, अनलेस देयर आर सर्कमस्टेंसेस सजेस्टिंग अदरवाइज, यानी मैं आपके काम के ऊपर भरोसा कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे सामने कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसे एविडेंस आए जो ये कहते हैं कि मुझे आपके काम के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, जैसे अगर आपने नेग्लिजेंट तरीके से काम किया, आपने सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भरोसा किया, तो फिर मैं आपके ऊपर भरोसा नहीं करूंगा, वरना नॉर्मली आई एम अलाउड टू रिलाई अपॉन योर वर्क। प्रिंसिपल ऑडिटर वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क एंट्रस्टेड टू अदर ऑडिटर्स एक्सेप्ट इन द सर्कमस्टेंसेस which should have aroused his suspicion about reliability of the work performed by other auditors। तो अगर ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस आ गए तो जरूर मैं आगे इन्वेस्टिगेट करूंगा। ऑलराइट, अब ये सबका मेरे रिपोर्ट पे क्या असर आएगा? देखो, जब तक मैं रिपोर्टिंग स्टेज तक पहुंचता हूं तो 3 डिस्कशंस है। ऑलराइट, एक, मैंने आपके ऊपर भरोसा किया, मुझे कोई डाउट नहीं आपके ऊपर, एंड लेटर से आपने दिया मॉडिफाइड ओपिनियन। अब बिकॉज आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया तो जरूरी थोड़ी कि मैं भी मॉडिफाई करूंगा ओपिनियन, इट विल डिपेंड अपॉन मटेरियलिटी। ऑलराइट, ये देखो, if other auditor issues a modified report, then principal auditor shall consider materiality and then decide modification accordingly। दूसरा पॉसिबिलिटी, मैंने आपके ऊपर भरोसा किया, ऑलराइट, मैंने आपके ऊपर भरोसा किया और आपका कोई मॉडिफाइड ओपिनियन वगैरह कुछ नहीं है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, तो क्या मुझे कुछ ओपिनियन पे असर आएगा? मेरे कोई ओपिनियन पे असर आएगा? नहीं आएगा। लेकिन लिसन टू मी, आपने ओपिनियन जो भी दिया हो, मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड, ये सबसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मतलब ऑब्वियसली मैं कंसिडर करूंगा, लेकिन एक कंपलसरी डिस्क्लोजर है जो मुझे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर डालना है। ऑलराइट, प्लीज एवरीवन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनफैक्ट न्यू सिलेबस मॉड्यूल में भी ये लास्ट क्वेश्चन में ये चीज है। अगर मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं, फिर आपने ओपिनियन जो भी दिया है, बट मैंने आपके ऊपर भरोसा किया ना, मुझे आपके ऊपर डाउट नहीं है, मैंने आपके ऊपर भरोसा किया, मैंने आपका काम यूज किया, तो मुझे ये पॉइंट कंपलसरी मेरी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिख देना है। If principal auditor relies upon work of other auditor, then he shall state the extent of financial information audited by other auditor, which is included in the financial information of the entity। ये अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर खास करके डिस्क्लोजर जाता है। समझो वर्स्ट पॉसिबिलिटी कि मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कर ही नहीं पाया। सेकंड, मैंने खुद वो कंपोनेंट का ऑडिट करने का ट्राई किया पर वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, देयर कैन बी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। मैं आपके ऊपर भी भरोसा नहीं कर पा रहा हूं, मुझे कंपोनेंट का और कोई एविडेंस से भी भरोसा नहीं आ रहा है, देन इन दैट केस ये हो जाएगा लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट। मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, आइदर क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन।
ऑलराइट, पर सर अगर कंपोनेंट इमटेरियल निकला तो? अरे यार मैंने आपको पहले ही बोला कि मटेरियल कंपोनेंट रहेगा तो ही तो आप आगे बढ़ोगे कोऑर्डिनेशन के अंदर। सो कंपोनेंट मटेरियल तो होगा, इसलिए क्वालिफाइड ओपिनियन तक जाएगा। लेकिन अगर कंपोनेंट परवेसिव भी निकला और उसका एविडेंस नहीं मिला मुझे, देन इन दैट केस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तक भी जा सकता है। सो ये जो तीनों बॉक्स इधर प्रिंट किए वो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के है, जरा ध्यान से इसको देख लेना। इतना जो किया है मोस्टली सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस यही एरियाज के अंदर से रहे हैं। बस फिर थोड़ा केस स्टडी को देख के आपको एनालाइज करके थोड़ा एक 3-4 लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है। अदरवाइज नॉर्मली दिस इज योर essay 600 using the work of another auditor. I hope you are done with this. Yes sir, yes sir, yes sir. गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। Using the work of internal auditor. Alright. तो मैं हूं ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और आप समझ लो आप हो इंटरनल ऑडिटर। अंडर सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आपको अपॉइंट किया जाता है। आपका काम क्या होता है? टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। भूलना मत, एक इंटरनल ऑडिटर शायद नॉन सीए भी हो सकता है, बिकॉज जरूरी नहीं कि वो सीए ही हो। शायद प्रैक्टिस में ना हो तो भी इंटरनल ऑडिटर हो सकता है, बिकॉज इंटरनल ऑडिटर कैन ऑल्सो बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट। इंटरनल ऑडिटर का पूरा स्कोप मैनेजमेंट डिसाइड करता है, पूरा कवरेज मैनेजमेंट डिसाइड करता है। स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिटिंग नाम की एक चीज है, लेकिन वो भी रिकमेंडेटरी है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको फील हो कि कैन आई से कि अगर मैं ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हूं तो मैं इंटरनल ऑडिटर पे ज्यादा भरोसा नहीं रख सकता, बिकॉज इंटरनल ऑडिटर का इंडिपेंडेंस इज ऑलवेज क्वेश्चनेबल। वो हमेशा लेस इंडिपेंडेंट होता है देन द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। शब्द यूज करने में ध्यान रखना। समझ लो एक्स लिमिटेड सीए का ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीए है, तो इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल ऑडिटर। क्या कहेंगे? एक्सटर्नल ऑडिटर ईए। जो ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो रोल आपको प्ले करना है वो होगा एक्सटर्नल ऑडिटर। और जो इंटरनल ऑडिटर ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, ऑलराइट, समझो वो कोई मिस्टर बी मिस्टर डी नाम का कोई है। ऑलराइट, सो एक्सटर्नल ऑडिटर में यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। जब आप ये काम यूज करते हो, बहुत ही स्मार्ट नोट्स बनाइए ताकि एक बहुत बड़ा ऐसे बहुत ही छोटी चीज में आ जाए। जब आप इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करते हो तो दो तरह के अप्रोच होते हैं। इसको मैं दे देता हूं अप्रोच 1 और ये अप्रोच 2। अप्रोच 1, आप नॉर्मली इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करोगे, उसकी रिपोर्ट्स को रीड करोगे, उसके साथ डिस्कशंस करोगे, ये सब करोगे आप। ये एक नॉर्मल तरीका होगा किसी का काम यूज करने का। कोई भी प्रोफेशनल का काम नॉर्मली ऐसे यूज करते हैं। अप्रोच 2 एकदम अलग है। अप्रोच 2 सुनोगे तो अप्रोच 1 से कितना अलग है वो समझ में आता है। अप्रोच 2 में मैं इंटरनल ऑडिटर को रिक्वेस्ट करूंगा कि तू मेरे अंडर आ जा। सर क्या बात कर रहे हो? लिसन टू मी। इंटरनल ऑडिटर विल वर्क अंडर डायरेक्ट असिस्टेंस अरेंजमेंट। व्हाट इज दिस डायरेक्ट असिस्टेंस अरेंजमेंट? यानी कि इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर के डीएसआर, डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू के अंदर काम करेगा। ऑलराइट, सो इसलिए दोनों अप्रोच को क्लियरली मैंने यहां पे लिख दिया है। अप्रोच 1 में वो आपके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम नहीं करेगा, वो ऑलरेडी काम कर रहा है और आप उसका काम यूज कर रहे हो, दैट्स इट। अप्रोच 2 के अंदर वो आपके इंस्ट्रक्शंस के अंदर काम करेगा, आपको सुपरवाइज भी करने देगा और आपको रिव्यू भी करने देगा। जैसे हम एक ऑडिट टीम का डीएसआर करते हैं, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू, वैसे मैं इंटरनल ऑडिटर का करूंगा। ऑलराइट, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। पूरा कंटेंट कैसे दिया है मैंने, मजा आ जाएगा आपको। टेबल दिख रहा है? यस सर, टेबल दिख रहा है सर। ऑलराइट, ये टेबल के अंदर ये रहे दोनों अप्रोच, करेक्ट। 3 क्वेश्चंस इंटू 2 अप्रोच इज इक्वल टू 6 क्वेश्चंस। इस तरीके से ये पूरा ऐसे अरेंज्ड है। बिकॉज चाहे अप्रोच 1 हो या अप्रोच 2, मेरा मेजर डाउट यही है सबसे पहले कि मैं इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करूं कि नहीं करूं। इसलिए सबसे पहले वी आर इवैल्यूएटिंग इंटरनल ऑडिटर। चलो अगर मैं डिसाइड कर लूं कि हाँ भाई इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करना है, कौन से एरियाज में, क्या उसको ऑडिट रिपोर्ट बनाने का काम दे सकता हूं? देन कोई भी एरिया में तो काम यूज नहीं कर सकता ना, कितने सेंसिटिव एरियाज भी होते हैं वहां पे तो नहीं यूज करूंगा। डिटरमाइनिंग इन विच एरियाज एंड टू व्हाट एक्सटेंट यू कैन यूज द वर्क। एंड चलो भाई मैंने एरियाज डिसाइड कर लिया कि ये XYZ ये एरियाज में काम यूज करूंगा, पर फिर वो काम करके आया, अब मैं उसके ऊपर भरोसा करूं? उसके काम के ऊपर बेसिकली उसको तो इवैल्यूएट कर लिया है, अब उसके काम की इवैल्यूएशन की बात चल रही है, इवैल्यूएटिंग द एडिक्वेसी ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड। एम आई क्लियर विद दिस? यस सर, यस सर, यस सर। तो अप्रोच 1 एंड अप्रोच 2 ऐसे 2 अप्रोच है। एक है विदाउट एनी डायरेक्ट असिस्टेंस, दूसरा है डायरेक्ट असिस्टेंस। ऑलराइट, एंड 3 क्वेश्चन है, इसी तरीके से 6 क्वेश्चन बनते हैं। इसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है व्हेन इट कम्स टू ऐसे 610। ऑलराइट, सो ध्यान रखना, ये आप नोट्स अगर अच्छे से कर ले तो बहुत मजा आ जाएगा। ऑलराइट, फिर ये नोट्स में कुछ कुछ 1-2 पॉइंट हैं जो थोड़ा एलाबोरेट करने पड़ते हैं। दिख रहा है इन नोट 1 ये, तो उसको मैंने नेक्स्ट पेज पे दिया है, थोड़ा उसका सपोर्टिंग। तो बात खत्म हो गया, मतलब इफेक्टिवली एक पेज में खत्म हो जाता है, पर थोड़ा उसको एलाबोरेट करने के लिए पीछे नोट दिया हुआ है। ऑलराइट, अब मेरी बात सुनो।
सबसे पहले अगर एग्जाम में डायरेक्ट असिस्टेंस वाला कोई हिंट दिया नहीं है, देन आप अज्यूम करोगे कि विदाउट एनी डायरेक्ट असिस्टेंस वाला, यानी कि नॉर्मली एक्सट्रोइटर इंट्रोइटर का काम यूज कर रहा है एकदम नॉर्मली। अगर ऐसा कुछ हिंट दिया है कि इंट्रोइटर विल वर्क अंडर डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू ऑफ एक्सट्रोइटर, ऐसा कोई हिंट है आपके सामने, ऑलराइट, तो फिर आप आगे बात करो, डायरेक्ट असिस्टेंस का बात करोगे, वरना नॉर्मली विदाउट एनी डायरेक्ट असिस्टेंस यानी अप्रोच 1 को ही लेकर चलोगे। ऑलराइट, ओके, चलो अभी फटाफट सबसे पहले मेरा काम है कि चलो मैं इंट्रोइटर को थोड़ा इवैल्यूएट तो कर लूं। तो नॉर्मल अप्रोच में मैं इंट्रोइटर को कैसे इवैल्यूएट करूंगा? OCA इवैल्यूएट करके, यानी उसकी ऑब्जेक्टिविटी, उसका कॉम्पिटेंस एंड उसके अप्रोच को इवैल्यूएट करके। ऑब्जेक्टिविटी यानी बंदा अनबायस्ड होना चाहिए, फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस होना चाहिए, उसमें उसका थोड़ा मुझे ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस देखना पड़ेगा, उसको हायरार्किकल पोजीशन क्या दिया देखना पड़ेगा। कॉम्पिटेंस में उसके पास सफिशिएंट नॉलेज वगैरह होना चाहिए, ऑलराइट, एंड अप्रोच में सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच होना चाहिए। अब ये ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस एंड अप्रोच को लेकर 3-3 लाइन थोड़े दिए हैं मॉड्यूल में, पर वो तो आप थोड़ा अपने हिसाब से भी एलाबोरेट कर सकते हो। लेकिन मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, जब मैं डायरेक्ट असिस्टेंस अरेंजमेंट में यूज करने वाला हूं, तो ये जो मुझे डिसीजन लेना है कि इसको यूज करूं कि नहीं करूं, तो उसके लिए मुझे क्या इवैल्यूएट करना पड़ेगा? यहां पे दिया है इवैल्यूएट LOC। सबसे पहले तो कोई लीगल प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए, जैसे कोई गवर्नमेंट ऑडिट वगैरह कर रहे हो तो CAG ने अगर लीगल रेस्ट्रिक्शन डाला हुआ है कि भाई इसमें डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते, तो फिर नहीं ले सकते। दूसरा, OC रिमेन्स द सेम, ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस। लेकिन आपने एक चीज खास करके देखी, यहां पे OCA ऑब्जेक्टिविटी कॉम्पिटेंस अप्रोच ऐसा दिया है, यहां पे LOC दिया है, लेकिन A फॉर अप्रोच वाला पॉइंट नहीं दिया है। सर क्यों नहीं दिया है A फॉर अप्रोच वाला पॉइंट? अरे बिकॉज डायरेक्ट असिस्टेंस में अप्रोच तो मैं डिसाइड करूंगा ना, मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ऐसे लॉजिकली समझ रहा है अभी कि दोनों में अलग अलग आंसर क्यों है, थोड़ा 1-2 वर्ड का डिफरेंस क्यों है। ऑलराइट, ओके, नाउ अब मुझे सबसे सेंसिटिव यही है बॉस, सबसे सेंसिटिव ये है। अब मुझे डिसाइड करना है कि कौन से एरियाज में मैं इसका काम यूज कर सकता हूं या कौन से एरियाज में मुझे इसका काम यूज नहीं करना चाहिए। अब ये देखो, नॉर्मली, यानी मैं डायरेक्ट असिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मली जब मैं उसका काम यूज कर रहा हूं तो कुछ मॉड्यूल ने क्लियरली कुछ एग्जांपल्स दिया है जहां पे आप उसका काम यूज कर सकते हो। ऑलराइट, ये जो है वो मैंने नोट 1 में दिया है पीछे। लेट मी टेल यू, ये जो नोट 1 है वो कॉमन रहता है, चाहे विदाउट एनी डायरेक्ट असिस्टेंस की बात करो या डायरेक्ट असिस्टेंस की बात करो, नोट 1 कॉमन रहता है। ये जो एरियाज है इसमें बिंदास आप इंट्रोइटर का काम यूज कर सकते हो। एम आई क्लियर विद दिस? यस सर, यस सर, यस सर। कहां यूज नहीं कर सकते वही बताता हूं, पर कहां यूज कर सकते हो तो देख लो। ये ABCDEF विल बी वन ऑफ देयर फेवरेट फॉर MCQs, प्लीज बी केयरफुल। Work of introit function that can be used by the external auditor includes the following. Come on man, इंट्रोइटर कंट्रोल टेस्टिंग का काम करता है, तो अगर इंट्रोइटर ने बोला कि भाई ये 1000 परचेस इनवॉइसेस में से 200 परचेस इनवॉइसेस का कंट्रोल टेस्टिंग उसने ऑलरेडी किया हुआ है, तो एटलीस्ट वो काम तो यूज कर सकते हो ना। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ब्लाइंड ट्रस्ट करोगे। हेलो हेलो हेलो, थर्ड पॉइंट आएगा ना, इवैल्यूएटिंग द एडिक्वेसी ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड, पर एटलीस्ट ये एरिया में काम यूज तो कर सकते हो। हाँ, सो टेस्टिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। इनफैक्ट वो जो फर्स्ट ईयर आर्टिकल के पास हम काम कराते हैं ना, नॉर्मल वाउचिंग वेरिफिकेशन वाला काम, इनवॉइस का टोटलिंग पोस्टिंग वगैरह देखना, लुक एट दिस, ऐसी टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी करवा सकते हो जिसमें लिमिटेड जजमेंट इन्वॉल्व हो। हाई जजमेंट वाली मैटर नहीं, लिमिटेड जजमेंट वाली मैटर में टेस्ट ऑफ डिटेल्स करवा सकते हो। देन ये देखो, ये जबरदस्त है, ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंट के लिए अगर इंट्रोइटर जा चुका है कुछ कुछ लोकेशंस में, तो उसका काम भी आप यूज कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। नहीं, आपको तो जाना ही होता है, बट अगर काफी सारे लोकेशंस होते हैं, इन फ्यू लोकेशंस अगर इंट्रोइटर ने विजिट किया, आप उसका काम यूज कर रहे हो, देन नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ऑलराइट, देन ट्रेसिंग ट्रांजैक्शंस थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम। ट्रेसिंग ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शंस हुए रहते हैं उसको सिर्फ ट्रेस करना फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। ऑलराइट, ये बहुत ही बेसिक काम है, एकदम क्लरिकल काम है, तो वो अगर उसने किया है तो आप वो काम यूज कर सकते हो। देन ये देखो, टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इनवॉइस का डिटेल्स उसने टेस्ट किया, क्लरिकली जो डिटेल्स टेस्ट किया, उसमें थोड़ा बहुत GST वेस्टी कंपोनेंट तो आता ही है ना, तो एक लिमिटेड जजमेंट वाला, लिमिटेड रिस्क वाली बात रहेगी, तो वहां पे आप भरोसा कर सकते हो। ऑलराइट, एटलीस्ट उसका काम यूज कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग ब्लाइंड ट्रस्ट करो। सो टेस्टिंग कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, GST वगैरह का इनवॉइसिंग वगैरह। देन ये देखो क्यों ये 600 के बाद तुरंत 610 पढ़ाना पड़ता है। मैंने 600 में चिल्ला के बताया, ऐसे 600 में कि प्रिंसिपल ऑडिटर जो है वो मटेरियल कंपोनेंट के अदर ऑडिटर्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है।
लेकिन जितने भी इमटेरियल कंपोनेंट्स है वो इमटेरियल कंपोनेंट्स के लिए आप इंटो ऑडिटर को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई अगर आप उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू कर लेते हो तो बेटर है. Look at this. In some circumstances, audit or review of financial information of the subsidiaries that are not significant components to the group, where this does not conflict with the requirements of SA 600. तो वो भी काम आप बिंदास अगर उसने किया है तो यूज कर सकते हो. Alright. So testing the operating effectiveness of control, substantive procedures, inventory count, tracing transaction, and compliance with laws and regulations, एनी वाले एरिया 6 के 6 बाय हार्ट करना है ऐसा कुछ नहीं है. ऑलराइट, खाली एक एमसीक्यू के लिए आपको क्लियर होना चाहिए कि ये सारे एरियाज में आप काम यूज कर सकते हो. दैट इज ओके 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 ओके. ऑलराइट, नाउ एवरीवन ओवर हियर. नोट 2 में मैंने आपको क्लियरली बताया है कि कुछ कुछ एरियाज इन्होंने फाइंड आउट किए हैं कि ये एरियाज में अगर आप नॉर्मली भी काम यूज कर रहे हो, डायरेक्ट असिस्टेंस तो भूल जाओ, अगर आप नॉर्मली भी काम यूज कर रहे हो तो या तो मत करो या तो लेस ऑफ द वर्क यूज करो, यानी मोर आप इन्वॉल्व रहो. और ऐसे कौन से एरियाज है? ऑब्वियसली जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं वो. Note 2. The external auditor shall make all significant judgments in the audit engagement. सारा significant judgments का काम आप करोगे. And undue unnecessarily internal auditor काम यूज नहीं करने का, less काम यूज करने का उसका, and more directly involved रहने का in the following circumstances. Alright, कौन से ऐसे circumstances है जहां पे आपको ज्यादा directly involved रहना चाहिए, and either internal auditor काम यूज मत करो या तो less of the work यूज करो. Look at this. जहां पे more judgment is involved, जहां पे क्या involved है? मोर जजमेंट इन्वॉल्व है. प्लानिंग, परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स, इवेल्युएटिंग द एविडेंस, ये वाला काम उसको मत दो. अगर थोड़ा बहुत दे भी रहे हो तो भाई कम रिलाई करो, यानी खुद से डायरेक्टली ज्यादा करो. देन अगर कोई हाई रिस्क वाले एरियाज है, आई रिपीट, अगर कोई हाई रिस्क वाले एरियाज है, ऑलराइट, देन इन दैट केस या तो उसका काम यूज मत करो या तो अगर दे भी रहे हो तो कम रिलाई करो उसके ऊपर, एंड मोर डायरेक्टली आप करो. ऑलराइट, देन अगर अरे बाबा अगर उसके ऑब्जेक्टिविटी पे डाउट है या उसके कॉम्पिटेंस पे डाउट है तो या तो उसका काम यूज मत करो या तो लेस ऑफ द वर्क यूज करो. बहुत ही ज्यादा डाउट है तो काम यूज करो ही मत. ओके, तो ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा. जूनियर या आरजे, ये दो शब्द तो खास करके याद रखो कि हाई रिस्क एरियाज, हाई जजमेंट एरियाज वगैरह, ये एरियाज में तो आई एम आइदर नॉट गोइंग टू यूज हिज वर्क, और इवन इफ आई एम यूजिंग हिज वर्क आई विल यूज लेस ऑफ हिज वर्क एंड आई विल परफॉर्म मोर ऑफ द वर्क डायरेक्टली. ऑलराइट, तो नोट 1 में पता चल गया कहां पे यूज कर सकते हैं. नोट 2 में यूज मत करो या तो कम रिलाई करो. ऑलराइट, लेकिन डायरेक्ट असिस्टेंस की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहले तो लोग बोलते हैं रिटर्न अग्रीमेंट ले लो फ्रॉम द इंटरनल ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट, दैट भाई आप इंटरनल ऑडिटर एंड मैनेजमेंट जो है वो कोऑपरेट करेगा विद द एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर डायरेक्ट असिस्टेंस अरेंजमेंट. एंड कौन से एरियाज में आप डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हो? नोट 1 जो है वो तो कॉमन ही रहता है, लेकिन खास करके उन्होंने कुछ एरियाज बोले हैं जहां पे डायरेक्ट असिस्टेंस लेना ही नहीं है, जरा सा भी नहीं लेना है. खास करके ऐसे कुछ एरियाज बोले जो नोट 3 के अंदर है. बहुत ही रिपीटेडली आस्क्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेडली आस्क्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन है दैट एक्सटर्नल ऑडिटर shall not use internal auditors to provide direct assistance to perform procedures. Alright, which procedures? भाई जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट है, नहीं, नो मीन्स नो डायरेक्ट असिस्टेंस. थोड़ा बहुत विदाउट डायरेक्ट असिस्टेंस का अगर आप काम यूज करते हो तो ठीक है, वो भी मोर डायरेक्टली तो आपको इन्वॉल्व रहना है, तो सिग्निफिकेंट जजमेंट वाला पॉइंट इधर भी था, लेकिन डायरेक्ट असिस्टेंस तो लेना ही नहीं है. देन हाई ROMM वाला रहेगा, एंड खास करके जहां पे जजमेंट मोर देन लिमिटेड है, नो हाई ROMM, सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज, नो डायरेक्ट असिस्टेंस. देन टेल मी, अगर कोई ऐसा काम है जो एग्जीक्यूट खुद इंटरनल ऑडिटर ने किया है, टेल मी, क्या पेपर मेकर और चेकर एक हो सकता है क्या? नहीं. तो ऐसा कोई वर्क है जिसपे इंटरनल ऑडिटर ऑलरेडी इन्वॉल्व है. ऑलराइट, एंड जो लोग रिपोर्ट करने वाले टू मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज गवर्नेंस, वो उन्हीं के पास कैसे वापस चेक करवा सकते हैं प्रॉपर्ली. ऑलराइट, एंड दैट इज व्हाई उन्होंने बोला नो डायरेक्ट असिस्टेंस इन दीज एरियाज ऑल्सो. देन भाई ये ऐसे 610 के अंदर जितने भी आपने डिसीजन लिए कि डायरेक्ट असिस्टेंस लेना है नहीं लेना है, ऑलराइट, कौन से एरियाज पे लेना है, भाई साहब ये सब आपके डिसीजंस है. इंटरनल ऑडिटर को मत बोलो, जैसे कि ऐसा ना रोड स्टाइल में नहीं जाने का, ए इंटरनल ऑडिटर तू बता तेरा डायरेक्ट असिस्टेंस में लू कि नहीं लू, बता. नो, दैट इज योर डिसीजन. तो ये जो डिसीजंस आपने की है, ये ऐसे के हिसाब से जितने भी आपने डिसीजन लिए वो सब आपके डिसीजन है, वो डिसीजन लेने में उसका हेल्प मत लो.
Am I clear with this? Yes, yes, yes. फोर सुपर पॉइंट। कौन से एरियाज में आपको डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। ऑलराइट, एरियाज इन विच एक्सटर्नेटर शुड नॉट यूज इंटरनेटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। ठीक है, तो ये नोट 1, 2 एंड 3 तो एकदम जबरदस्त मुंह पे होना चाहिए आपको। ओके, अब सुनो, कौन से एरियाज में काम करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, वो सब क्लियर हो गया। अब लेटेस्ट से काफी बार मॉड्यूल क्वेश्चन भी है कि समझो सामने वाला काम करके आ गया एंड नॉर्मली काम करवाया था, ऐसा कुछ नहीं कि डायरेक्ट असिस्टेंस में करवाया था। ऑलराइट, देन इन दैट केस भाई साहब, अगर आपने नॉर्मली भी काम यूज किया है, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंस, थोड़ा फिर खुद से काम फिर से परफॉर्म करो, इंक्वायरी करो, ऑब्जर्वेशन करो। अगर वो एक्सेस देता है तो उसके वर्किंग पेपर्स का एक्सेस लेके थोड़ा रिव्यू करो, डिस्कस करो। ऑलराइट, ये सब थोड़ा लिखना है। ब्लाइंड ट्रस्ट तो आप करोगे ही नहीं ऑन द इंटरनल ऑडिटर। एंड अगर डायरेक्ट असिस्टेंस वाली बात है तो इंटरनल ऑडिटर ने जो भी काम किया वो आपके डीएसआर के हिसाब से होना चाहिए, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। उसको क्वेश्चंस पूछो, यू शुड रीपरफॉर्म सम ऑफ द वर्क। थोड़ा बहुत काम आप खुद से फिर से वापस करो। अगर उसने 600 ट्रांजेक्शन किए तो 60 आप भी तो करो वापस। देन यू शुड बी सेटिस्फाइड कि उसने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिया हुआ है। ऑलराइट, एंड लिसन टू मी, इंटरनल ऑडिटर ने जो भी वर्किंग पेपर्स बनाए हैं डायरेक्ट असिस्टेंस में, वो इंटरनल ऑडिटर की प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक्सटर्नल ऑडिटर की प्रॉपर्टी है। अगर मेरा आर्टिकल कुछ वर्किंग पेपर्स बनाते हैं तो प्रॉपर्टी मेरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो सर? यस सर। ऑलराइट, सो आई रिपीट, 2 अप्रोच इनटू 3 क्वेश्चंस, और ये खास करके 3 नोट कहां पे काम यूज कर सकते, कहां पे काम यूज नहीं कर सकते, ये कर लो। आपको ऐसे 6.0 में कोई हरा नहीं सकता व्हेन वी टॉक अबाउट यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। एम आई क्लियर विद दिस? यस सर, यस सर, यस सर। ऑलराइट, देन ऐसे 620, सबसे ज्यादा टाइम भाई साहब ये नोट्स बनाने में गया मेरा, बिकॉज मुझे एक बच्चे को कॉन्फिडेंस दिलाना है कि छोटे में कैसे सब कुछ कवर कर सकते हैं वो। ऑलराइट, तो यू नो, बिकॉज ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग गेम है पूरा, यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। और सही कॉन्फिडेंस दिलाना है, फेक कॉन्फिडेंस नहीं। अच्छा चलो फटाफट, यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। बेटा थोड़ा लाइक, कमेंट, शेयर वगैरह करते जाओ, लोगों को बताते जाओ कि इतने क्वालिटी लेक्चर्स यहाँ पे चल रहे हैं, ये भी आपकी ड्यूटी तो बनती है। यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। एक्सपर्ट का मतलब क्या, कौन हुआ भाई? ऐसा इंडिविजुअल, ऑलराइट, या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसकी एक्सपर्टीज हम यूज कर रहे हैं। पर मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, अगर अकाउंट्स एंड ऑडिट फील्ड में आपको डाउट है और उसके लिए अगर आपको एक्सपर्ट अपॉइंट कर रहे हो तो वो एक्सपर्ट है ही नहीं मतलब ऐसे कि इंग्लिश में वो एक्सपर्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इंड एस में डाउट है और मैं इंड एस के लिए कोई एक्सपर्ट की हेल्प लेता हूं, तो भले मैं नॉर्मल इंग्लिश में उसको एक्सपर्ट बोलूं, लेकिन नॉट एज पर एसएस। एज पर एसएस एक्सपर्ट का मतलब है एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन पोजेसिंग एक्सपर्टीज इन अ फील्ड अदर देन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग। वैल्यूएशन का काम बोलो, आप टैक्सेशन का काम बोलो। अगर एक सीए दूसरे सीए का काम यूज कर रहा है तो भी एक्सपर्ट हो सकता है, प्रोवाइडेड वो सीए का काम आप कोई दूसरी फील्ड के लिए यूज कर रहे हो। जैसे कि समझो, अगर मुझे इनकम टैक्स में प्रॉब्लम है, जीएसटी में प्रॉब्लम है, टैक्स कंप्लायंस समझने में प्रॉब्लम है, मैं किसी की हेल्प लेता हूं तो वो हो गया एक्सपर्ट भाई। और ऐसा नहीं कि सीए का हेल्प ले तो एक्सपर्ट नहीं है। और इंजीनियर वगैरह, एक्चुअली वगैरह ऐसा कुछ आया तो तुरंत क्लिक हो जाएगा आपको एक्सपर्ट है। लेकिन अगर एक सीए का हेल्प लेता है तो भी एक्सपर्ट हो सकता है, अगर टैक्सेशन फील्ड वगैरह अदर देन अकाउंट्स एंड ऑडिट फील्ड में अगर हो तो। ऑलराइट, सो एक्सपर्ट का डेफिनेशन याद रखने का, एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन पोजेसिंग एक्सपर्टीज इन अ फील्ड अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अब एक्सपर्ट 2 तरह के हो सकते हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंड ऑडिटर्स एक्सपर्ट। यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट का कंसेप्ट ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस के अंदर है। ऐसे 620 का टाइटल है यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। एम आई क्लियर विद दिस? यस। ऑडिटर के एक्सपर्ट भी 2 तरह के हो सकते हैं, इंटरनल एक्सपर्ट यानी मेरी फर्म का कोई एम्प्लॉय, पार्टनर वगैरह, या तो एक्सटर्नल एक्सपर्ट यानी ऑडिटर ने बाहर से हायर किया है। ओके, ये थोड़ा इंग्लिश के लिए क्या इंपॉर्टेंट है समझना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, प्रज्ञेश सर ने ये नोट्स के लिए पूरा दिमाग लगा लिया है। ये है एसए 620 का जो ये पूरा चार्ट है, ये है पूरे की पॉइंट्स। यहां पे एक आउटलाइन पता चलता है कि क्या क्या याद रहना चाहिए, मतलब ब्रॉडली इतने क्वेश्चंस पॉसिबल है। अब आप देख रहे हो कि जो की पॉइंट्स है वो हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ एलाबोरेशन मॉड्यूल के अंदर दिया गया है। अब वो जो एलाबोरेशन है वो टोटल 11 नोट्स बनती है, जो यहां पे है 11 बॉक्सेस, जिसके अंदर मैंने की लाइंस लिख दी। अगर ये याद रह जाता है तो 3 मार्क्स 4 मार्क का स्कोरिंग शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम आउट ऑफ 5 मार्क्स क्वेश्चन। ऑलराइट, तो इतना तो अगर मतलब समझो, ये कुछ ऐसा है जो पूरा का पूरा ही मैंने प्रिंट कर दिया है और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ट्रिमिंग करके मैंने प्रिंट किया हुआ है ताकि एक मेजर सेट ऑफ पॉइंट्स आपको याद रह जाए। ऑलराइट, यस, तो थोड़ा दिमाग से ध्यान से सुनो मुझे फॉर द नेक्स्ट 10-12 मिनट्स और सो। ऑलराइट, इधर देखो, एसए 620 का कंटेंट लॉजिकली कैसे अरेंज्ड है। सबसे पहले तो क्या मुझे एक्सपर्ट की जरूरत है, डिटरमाइनिंग द नीड फॉर ऑडिटर्स एक्सपर्ट। चलो, मुझे जरूरत है एक्सपर्ट की, तो भाई एक्सपर्ट को मैं अपॉइंट करूंगा। ये ऑडिटर्स एक्सपर्ट है ना, तो मैं एक्सपर्ट को अपॉइंट करूंगा।
एक्सपर्ट क्या काम करेगा वो मुझे सोचना पड़ेगा, उसके साथ अग्रीमेंट करना पड़ेगा। सो डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर, जरूरत तो है अभी, अब मैं कितनी प्रोसीजर्स परफॉर्म करूं, एक्सपर्ट कितना प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, अग्रीमेंट में क्या होना चाहिए, ये सारी बातें। देन चलो एक्सपर्ट ने काम कर लिया, अब मैं उसके काम पे भरोसा करूं नहीं करूं, इवैल्यूएटिंग द एडिक्वेसी ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड। एंड लास्ट में क्या मैं एक्सपर्ट का नाम लिख सकता हूं मेरी ऑडिट रिपोर्ट में कि नहीं लिख सकता। लास्ट वाला पॉइंट सबसे पहले पढ़ा देता हूं, उसके बाद सिर्फ थियरी रह जाता है। रेफरेंस टू द एक्सपर्ट्स वर्क इन ऑडिटर्स रिपोर्ट, क्या मैं अपने रिपोर्ट में एक्सपर्ट का नाम लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। बॉस देखो, अगर रेफरेंस इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, चैप्टर 2 के ऐसे में ऐसे 402 में भी आया था सर्विस ऑडिटर को लेकर, ये सेम चार्ट ही था। अगर कोई लॉ कहता है कि आपको एक्सपर्ट का रेफरेंस लिखना है तो फिर मुझे एक्सपर्ट का नाम वगैरह लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर लॉ में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है देन मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मेरा ओपिनियन मॉडिफाई हुआ है एक्सपर्ट के काम को लेकर। फॉर एग्जाम्पल लेटर से मैंने एक्सपर्ट अपॉइंट किया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को लेकर, एंड मेरा डेप्रिसिएशन में कुछ तो ओपिनियन मॉडिफाई हुआ है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैं एक्सपर्ट का नाम क्यों लिखूं। डेप्रिसिएशन के नीचे मैं क्या करूं, मैं डेप्रिसिएशन का तो एक्सपर्ट था ही नहीं ना। तो देखना पड़ेगा ऑडिटर का ओपिनियन मॉडिफाइड है। अगर ऑडिटर का ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है तो क्यों कंफ्यूज कर रहे हो लोगों को, आपको अलाउड ही नहीं है टू गिव एनी रेफरेंस। लेकिन जो मैटर आपने एक्सपर्ट को रेफर की थी वही मैटर को लेकर अगर ओपिनियन मॉडिफाइड है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैंने रेफर किया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है, तो फिर उसका रीजन वगैरह एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। सो अगर ओपिनियन मॉडिफाइड है विद रिस्पेक्ट टू द मैटर रेफर टू द एक्सपर्ट, तो मैं एक्सपर्ट का नाम लिख सकता हूं प्रोवाइडेड एक्सपर्ट मुझे वो चीज का कंसेंट दे। ऑडिटर मे गिव रेफरेंस इफ एक्सपर्ट हैज गिवन द कंसेंट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर, यस सर, यस सर। तो लास्ट पॉइंट तो आपका खत्म हो गया। मैं ऐसे जरा 1 2 नहीं, ए बी सी एंड डी ऐसे करता हूं तो आपका डी वाला पॉइंट तो खत्म हो गया। अब ए बी एंड सी तो लॉजिकल लाइन में जाता है। डिटरमाइनिंग द नीड फॉर ऑडिटर्स एक्सपर्ट। ऑलराइट, ऑडिटर्स एक्सपर्ट कैन बी नीडेड इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। कौन से एरियाज में नीड हो सकती है? अरे भाई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में भी मुझे मदद कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी में, इवैल्यूएटिंग द सिस्टम वगैरह में। मतलब ऑडिट में करूंगा लेकिन अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी में भी, न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करता है तो उसमें मदद कर ही सकता है। देन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में भी मदद कर सकता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, आईटी सिस्टम वगैरह समझने में, ये सब। तो ये तो देखो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के लाइंस, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, आइडेंटिफाई असेसिंग आरओएमएम, देन फर्दर ऑडिट प्रोसेस की लाइन, रिस्पॉन्सेस टू द असेस्ड रिस्क, इवैल्यूएटिंग सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, सब जगह पे एक्सपर्ट आपको मदद कर सकता है। ऑलराइट, देन ऑडिटर्स एक्सपर्ट, ऑडिटर हु इज नॉट एन एक्सपर्ट इन अ रेलेवेंट फील्ड। देखो काफी बार ना लेट अस आप बैंकिंग इंडस्ट्री का ऑडिट कर रहे हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ऑडिट कर रहे हो, तो भाई आप वो फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हो, फिर भी काफी बार ना आपको चीजें क्लिक होना शुरू हो सकती है। कैसे? अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस बढ़ता जाए, अगर आपने वो फील्ड में कुछ आगे एजुकेशनल डेवलपमेंट किया, और तो वो लोग थोड़ा वो बता रहे हैं कि अगर एक ऑडिटर है, सब मॉड्यूल में अच्छे से प्रिंट किया, सो प्लीज बी केयरफुल। एक ऑडिटर है जो रेलेवेंट फील्ड का एक्सपर्ट नहीं है, हु इज नॉट एन एक्सपर्ट इन अ रेलेवेंट फील्ड अदर देन अकाउंटिंग ऑडिटिंग, फिर भी अगर ऑडिटर चाहे तो सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ले सकता है विदाउट एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट। एक एक्सपर्ट के बगैर भी हम काम चला सकते हैं। कैसे चला सकते हैं? अगर मेरा पास्ट एक्सपीरियंस इनफ है तो दूसरे ऑडिटर्स के साथ डिस्कस करके भी मैं अपना नॉलेज एनरिच कर सकता हूं, और खास करके वही फील्ड में कुछ एजुकेशन प्रोफेशनल डेवलपमेंट करके भी कर सकता हूं। ऑलराइट, तो धीरे धीरे सारे पॉइंट्स अच्छे से याद रह जाते हैं, बहुत ज्यादा कोड वर्ड की जरूरत नहीं है यहां पे, बस क्वेश्चन और आंसर को लॉजिकली फील करना है तो आराम से चीजें हो जाएगी। देन ये देखो, ये थोड़े अच्छे टेक्निकल पॉइंट्स हैं। कंसीडरिंग कंसीडरेशंस व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू यूज द वर्क ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट में इंक्लूड। ऑलराइट, देखो बॉस, मैं ऑडिटर एज एन ऑडिटर मुझे ऑडिटर का मुझे मेरा एक्सपर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं, उन्होंने ऑलरेडी एक्चुअली अपॉइंट किया हुआ है, तो मुझे शायद जरूरत ना पड़े। ऑलराइट, तो बस अपना आंसर करना स्टार्ट कर दिया। कंसीडरेशंस व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू यूज एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट में इंक्लूड, एक तो मैं देखूंगा मैनेजमेंट ने अपना एक्सपर्ट अपॉइंट किया है क्या, सेकेंड मैटर कितना सेंसिटिव है, थर्ड कितना रिस्क इन्वॉल्व है ये मैटर के अंदर, और मुझे एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी है। सो अगर समझो 3 याद रहते हो तो 3 याद रखो भाई, थोड़ा लॉजिकली जितना याद रहता है उतना याद करो यहां पे। ऑलराइट, देन टेल मी, मैनेजमेंट ने एक्चुअली अपॉइंट किया है, चलो मैनेजमेंट ने एक्चुअली अपॉइंट कर लिया है, चलो भाई बहुत अच्छा एक्चुअली है, लेकिन समझो वो एम्प्लॉय है और मैनेजमेंट से जबरदस्त सैलरी अर्न करता है, शायद मुझे थोड़ा भरोसा हिलना शुरू हो जाए। समझ लो मैंने देख लिया कि मैनेजमेंट ने उसका स्कोप अच्छे से नहीं रखा है, या मैनेजमेंट उसको बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस कर रहा है। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो वही लोग बोल रहे हैं कि काफी बार मैनेजमेंट एक्सपर्ट अपॉइंट कर देता है,
फिर भी ऑडिटर को मन करता है कि अपना खुद का एक्सपर्ट अपॉइंट करो। ऐसा कब होगा? When management has used management's expert in preparing the financial statement, auditor's decision on whether to use an auditor's expert may also be influenced by such factors as, अगर मैनेजमेंट ने ऑलरेडी अपना एक्सपर्ट रख दिया है तो ऑडिटर का जो डिसीजन है whether to use his own auditor's expert or not, ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? ऑलराइट, एक तो ये जो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है ना, उसका नसो कितना स्ट्रांग है, यानी उसका नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्क। ऑलराइट, तो ये मुझे देखना पड़ेगा कि उसको काम क्या दिया है, ऑलराइट, उसका कवरेज कितना है। देन वो अंदर का इंसान है कि बाहर का, एम्प्लॉयड है कि एक्सटर्नल है। लॉजिकल नहीं है सारे पॉइंट्स, क्यों इतना कोडिंग वर्ड के पीछे भाग रहे हो आप? ऑलराइट, एकदम लॉजिकल है। मैटर कितना सेंसिटिव है, उसका खुद का कंपिटेंस, कैपेबिलिटीज कितना है, मैनेजमेंट कितना इंफ्लुएंस कर रहा है उसे, कितने सारे पॉइंट्स है यार। ये तो मैंने 4-5 सिलेक्टेड पॉइंट्स लिखे खाली यहां पे। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझने का, फिर अपने आप ये पॉइंट्स थोड़े बहुत लॉजिकली आपको याद आएंगे। 620 का बेस्ट बेनिफिट ये है कि अगर कॉमन सेंस भी यूज करो तो भी 2-3 पॉइंट टैली हो जाते हैं विद द सजेस्टेड आंसर। यस सर, यस सर, यस सर। चलो, तो ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए। अब समझो, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे मेरा एक्सपर्ट अपॉइंट करना है, मुझे मेरा एक्सपर्ट अपॉइंट करना है। अब मैं मेरा एक्सपर्ट जब अपॉइंट करूंगा, उसके बाद भी मुझे थोड़ा एफर्ट तो लेना है ना। तो एक्सपर्ट अपॉइंट करने के बाद भी कितना एफर्ट लेना पड़ेगा? घर पे भी देखो, मेड को अपॉइंट करते हैं, फिर भी हमें थोड़ा एफर्ट लेना पड़ता है, हा? कि भाई झाड़ू कैसा लगाया ने, पट्टा कैसा लगाया ने, बर्तन कैसा धोया ने, कैसा कैसा। अरे भाई, मैं बहुत ही ग्राउंड लेवल पे एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूं। और शादी के बाद मेरे थोड़े एग्जांपल्स चेंज हो गए हैं, वो नेचुरल इफेक्ट आता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि भाई, किसी को अपॉइंट करने के बाद भी आपको एफर्ट लेना पड़ता है। मैटर्स टू बी कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। वो एफर्ट कितना लेना पड़ेगा विल डिपेंड अपॉन विच फैक्टर्स। लॉजिकली क्वेश्चन को समझो। ऑलराइट, एक्सपर्ट अपॉइंट करने के बाद भी मुझे कितना एफर्ट लेना पड़ेगा विल डिपेंड अपॉन मैटर कितना सेंसिटिव है, नेचर क्या है, रिस्क क्या है मैटर का, मटेरियलिटी क्या है, मेरा एक्सपर्ट के साथ पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपर्ट का कंपिटेंस, कैपेबिलिटी कितना है। ऑलराइट, एक्सपर्ट मेरा खुद का इंटरनल एक्सपर्ट है कि बाहर का कोई एक्सटर्नल एक्सपर्ट मैंने अपॉइंट किया है। सो मेनी पॉइंट्स दैट यू कैन राइट ओवर हियर। एक बार अगर क्वेश्चन लॉजिकली समझ जाए तो, सर क्वेश्चन लॉजिकली कैसे समझेगा? अरे भाई, ये जो मैंने लिखा है ना, यही सब क्वेश्चन का लास्ट लाइन होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, यस सर। चलो, मैं जो एक्सपर्ट अपॉइंट कर रहा हूं उसका सीसीओ भी तो अच्छा होना चाहिए, कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी वगैरह। तो भाई, मैं जो एक्सपर्ट अपॉइंट कर रहा हूं उसका ऑब्जेक्टिविटी है कि नहीं, यानी अनबायस तरीके से काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, विदाउट एनी इंफ्लुएंस काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि उसका और एंटिटी के बीच का रिलेशनशिप क्या है। कहीं मेरे क्लाइंट प्लेस पर ऑलरेडी वो पहले काम तो नहीं कर चुका है, कहीं उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है, कहीं उसका कोई फैमिलियर इंटरेस्ट तो नहीं है। ऑलराइट, तो ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। लुक एट दिस, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, उसके साथ डिस्कस करना पड़ेगा, कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट, पर्सनल रिलेशनशिप वगैरह है, और खास करके रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना बेटर है फ्रॉम द एक्सपर्ट कि भाई लिख के दो दैट यू आर गोइंग टू मेंटेन योर ऑब्जेक्टिविटी। यस सर, यस सर। देन एक्सपर्ट को मैं अपॉइंट कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ जो अग्रीमेंट बनाना है, वो अग्रीमेंट में उसको काम क्या देना है, उसके लिए पहले मुझे कुछ अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए उसके फील्ड का। ऑलराइट, अगर मुझे सामने वाले की फील्ड का अंडरस्टैंडिंग होगा तो मैं अग्रीमेंट में सही सही क्लॉसेस डाल पाऊंगा। जैसा अगर मैं इंजीनियर को अपॉइंट कर रहा हूं, आर्किटेक्ट को अपॉइंट कर रहा हूं फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री परसेंटेज कंप्लीशन, वो बोलेगा अल्फा बीटा गामा, मैं बोला मामा चुप बैठ। अरे पहले मुझे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग तो लेने दे ताकि मैं तेरे अग्रीमेंट में क्या डालना है समझ सकूं। सो एवरीवन ओवर हियर, ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपर्ट्स फील्ड। ऑलराइट, क्या लिखा है? नोट नंबर 7। ऑलराइट, ये मुझे अंडरस्टैंडिंग क्यों लेनी है, कैसे लेनी है वो नहीं है, वाई, क्यों लेनी है मुझे ये अंडरस्टैंडिंग, ताकि मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा तो मुझे पता चलेगा कि एक्सपर्ट का नसो क्या होना चाहिए, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। एंड खास करके लास्ट में जब मैं एक्सपर्ट का काम इवैल्यूएट करूंगा तो मैं अच्छे से इवैल्यूएट कर पाऊंगा, उसको राइट क्वेश्चंस पूछ पाऊंगा अगर मुझे उसके फील्ड का अंडरस्टैंडिंग होगा तो। यस सर, यस सर, यस सर। अब मुझे बनाना है अग्रीमेंट विद द ऑडिटर्स एक्सपर्ट। तो चलो भाई, अग्रीमेंट बनाने के लिए ये रहा नोट 8। कंटेंट्स ऑफ अग्रीमेंट क्या होने चाहिए, अग्रीमेंट के कंटेंट्स क्या होंगे? हाँ, अग्रीमेंट के कंटेंट्स क्या होंगे? खाना कब मिलेगा? नहीं नहीं ना। अरे एक्सपर्ट को अपॉइंट कर रहा हूं तो उसके काम का नसो डिसाइड करना पड़ेगा, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। देन मेरा रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगा एज एन ऑडिटर, एक्सपर्ट का रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगा, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा क्लियर होना चाहिए। लास्ट में मुझे एक्सपर्ट से कौन सा रिपोर्ट चाहिए, और कौन सा कम्युनिकेशन चाहिए, कौन सा रिपोर्ट चाहिए, ये भी क्लियर होना चाहिए।
और एक्सपर्ट को बोलना पड़ेगा एक्सपर्ट प्लीज ऑब्जर्व कॉन्फिडेंशियलिटी। देखो ये वाला नोट है ना, खाली ऐसा डायरेक्ट कॉमन सेंस से क्लिक नहीं होता है, ध्यान रखना। और ये बहुत ही रिपीटेडली बार एग्जाम में आया हुआ है कि एक्सपर्ट के अग्रीमेंट, एक्सपर्ट के साथ जो अग्रीमेंट करते हो उसके अंदर ये सारे कंटेंट्स आपको डालने पड़ेंगे। एम आई क्लियर विद दिस? यस सर। अगर आपको मन कर रहा है थोड़ा बहुत कोडिंग बनाने का तो आप कोडिंग बना सकते हो, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं, मैंने बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में सब चीजों को यहां पे कवर किया हुआ है। सो दैट इज अग्रीमेंट विद द ऑडिटर्स एक्सपर्ट। चलो एक्सपर्ट को अपॉइंट कर दिया, एक्सपर्ट को मैंने काम दे दिया कि भाई ये चलो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ये परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग का बोलना है, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रिसर्च स्टेज पे पहुंचा, डेवलपमेंट स्टेज पे पहुंचा वो बताना है। चलो मैंने एक्सपर्ट को काम दे दिया है, ऑलराइट। नाउ वो काम करके आया, अब मुझे उसके काम की एडिक्वेसी को इवैल्यूएट करना है, वेदर उसका काम एडिक्वेट है कि नहीं है। एवरीवन प्लीज बी केयरफुल। कोई भी केस स्टडी है जहां पे ऑडिटर ने अपने एक्सपर्ट को अपॉइंट किया है और लास्ट में लिखा है कि क्या ऑडिटर इसके ऊपर रिलाई कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो इन दैट केस हमेशा ये लाइंस ध्यान रखो। फाइंड सैम कोड वर्ड है। पहले तो एक्सपर्ट की फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स देखना पड़ेगा, फिर उसके अजम्पशंस एंड मेथड्स देखने पड़ेंगे, कैसे कैलकुलेशंस किया है, कौन सी मेथड यूज की है, एंड खास करके उसने सोर्स डेटा कहां से लिया, ऑलराइट, और वो डेटा का कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, ये सब देखना पड़ेगा। अब ये हर एक चीज के ऊपर अलग से क्वेश्चन हो सकता है कि जो एक्सपर्ट की फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स है स्पेसिफिकली उसको इवैल्यूएट करने के लिए क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। एकदम प्रैक्टिकल है, कोई रट्टा मारने की बाइट करने की जरूरत नहीं है। नोट नंबर 9, जो एक्सपर्ट की फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स है उसको स्पेसिफिकली इवैल्यूएट करने के लिए थोड़ी बहुत इंक्वायरीज करो, उसके काम को रिव्यू करो, उसके पेपर्स को रिव्यू करो, ऑलराइट। दूसरा सेकंड ओपिनियन ले लो, ऑलराइट, या मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के साथ बात कर लो। अरे गेटिंग माय पॉइंट कि उसका जो फाइंडिंग्स कंक्लूजन है उसको दूसरे जो मैनेजमेंट के एविडेंसेस उसका टैली करो, डिस्कस करो, ऑब्जर्व करो, इंक्वायरी करो, रीपरफॉर्मेंस अगर कर सको तो, जैसे लॉयर वर्ग का काम करे तो थोड़ा बहुत रीपरफॉर्मेंस भी कर सकते हो आप, ऑलराइट। ये सारी प्रोसीजर्स का यूज कीजिए, ऑलराइट। यस सर, यस सर, यस सर। अगर एक्सपर्ट ने कुछ अजम्पशंस या मेथड्स यूज किए, भाई साहब आप अजम्पशंस मेथड्स के लिए सोच लो, ग्रेच्युटी का प्रोविजन इन केस ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो ग्रेच्युटी का प्रोविजन होता है उसका पूरा कैलकुलेशन एक्चुअली करता है, अरे तो जो भी अजम्पशंस मेथड्स यूज किए एक्चुअली ने फॉर ग्रेच्युटी प्रोविजनिंग वगैरह, तो इन दैट केस वो उस एक्चुअली की फील्ड में जनरली एक्सेप्टेबल तो होने चाहिए ना। हर एक फील्ड का कुछ एक जनरल वर्किंग होता है भाई, सीए की फील्ड का, इंजीनियरिंग की फील्ड का, एक्चुअली फील्ड का, तो जनरली एक्सेप्टेबल तो होने चाहिए। और अजम्पशंस मेथड्स ऐसे होने चाहिए जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को भी सेटिस्फाई तो करे। अजम्पशंस मेथड्स का देखना पड़ेगा कि भाई कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिया है या कुछ स्पेशलाइज्ड कैलकुलेशन के मॉडल्स एंटिटी ने डेवलप किए हैं। देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने जो भी कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से कंसिस्टेंट है कि नहीं है। सो ये थोड़ा हट के आंसर था। अगेन दिस वाज लिटिल डिफिकल्ट, तो मैं जो डिफिकल्ट है वो मार्क कर रहा हूं, बाकी तो काफी कुछ आपको कॉमन सेंस से क्लिक हो जाता है। चिपका दो ना कहीं पे और 10 बार ये पेज को देख लो, अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन देखने के लिए ये पेज और उसका आंसर देखने के लिए दूसरा पेज। यस सर, यस सर, यस सर। और बाकी जो भी सोर्स डेटा है वो कंप्लीट, रेलेवेंट एंड एक्यूरेट होना चाहिए, ऑलराइट। तो उसका जरा ओरिजिन देखो, वो डेटा का रिलायबिलिटी देखो, टेस्ट करो डेटा की एक्यूरेसी, उसके इनपुट को, एंड उतना छोटा सा आंसर है वो, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं हो सकता। आई वांट अ कंफर्मेशन, आर यू थ्रू विद दिस? यस सर। तो भाई ये 11 नोट्स जो बनती है फ्रॉम ऑडिटर्स एक्सपर्ट, उसका कवरेज, एंड लास्ट में ऑडिटर के एक्सपर्ट का नाम मैं रिपोर्ट में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, तो उसका तो पूरा चार्ट ये रहा। और यही है आपका एसए 620 यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। लेट मी टेल यू, इसमें से काफी कुछ एग्जाम में आ चुका है। ये वाला पॉइंट आ चुका है, ये नोट 4 वाला पॉइंट आ चुका है, अग्रीमेंट वाला पॉइंट आ चुका है, ये फाइंड सैम आ चुका है। थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए, एटलीस्ट इतना तो पढ़ लो। अभी समरी भी बता दिया, अभी इससे ज्यादा समरी मत मांगना वरना दुर्घटना हो जाएगी। तो एसए 620 यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, ये भी आपका हो गया। चलो भाई, चलो हिम्मत मत हारो, एक लास्ट ऐसे कर लेते हैं फटाफट, वो भी करवा देता हूं। मुझे पता है ये आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं है ये वाला ऐसे, इसलिए मस्त गर्मा गर्म नोट्स लाया हूं। ऐसे 540 ऑडिटिंग 540 में स्टूडेंट करे 40, ऑलराइट। ऐसे 540 ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स, ऑलराइट। चलो भाई, जब हम ऐसे 540 की बात करते हैं, कितना भी घुमा लो ना ऐसे को, टोटल 3 डिस्कशन देखने मिलते हैं। एक कुछ एग्जांपल्स के डिस्कशन, दूसरा एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का डिस्कशन, तीसरा ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू द असेस्ड रिस्क यानी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, जो टेस्टिंग स्टेज का डिस्कशन है वो। तो यह एक एग्जांपल्स, फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑडिटर क्या करेगा एंड टेस्टिंग स्टेज पर ऑडिटर क्या करेगा। क्लियरली अपने को नोट्स दिख रही है। हाँ हो गया। हाँ अभी देख लो, सुनो। एग्जांपल्स में कोई भी एस्टिमेट्स को देखने के लिए 2 अलग अलग एंगल है। मैं खाली एक एस्टिमेट का एग्जांपल लेता हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल्स में जो प्रोविजन क्रिएट करते हो, ट्रेड रिसीवेबल्स में प्रोविजनिंग क्रिएट करने के लिए क्या आपको
कोई मार्केट वैल्यू का कैलकुलेशन करके, फेयर वैल्यू का कैलकुलेशन करके कहीं पे कंपेयर करना पड़ता है? नहीं। प्रोविजंस फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए हम देखते हैं कितने टाइम से आउटस्टैंडिंग है, अकॉर्डिंगली बेस्ड अपॉन पास्ट एक्सपीरियंस उसका प्रोविजनिंग करते हैं। तो सुनो, सेकेंड पॉइंट पे फोकस करो। ये जो प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स है, इसके लिए कोई फेयर वैल्यू के कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, इसलिए ये है एक अदर देन फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट। ऑलराइट, अब सुनो, ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है उसमें काफी सारे फैक्ट्स अपने पास होते हैं। एक प्रेडिक्टेबल एस्टिमेट है, इनफैक्ट एक्चुअल आउटकम प्रेडिक्शन के आगे पीछे नजदीकी होता है। जैसे अभी मोर देन 3 इयर्स 4 इयर्स कुछ आउटस्टैंडिंग है तो प्रोविजनिंग क्रिएट कर ही देते हैं, एंड सच्ची में एक्चुअली बैड डेट्स उसका अमाउंट का हो ही जाता है। तो भाई ये थोड़ा प्रेडिक्टेबल चीज है। अच्छा, लेकिन मैं अगर ये बोलूं कि भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक ऐसी कंपनी में जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है 6 कंट्रीज में, तो काफी सारा पॉलिटिकली वोलेटाइल एनवायरनमेंट होने की वजह से पता नहीं चलेगा कहां से पैसा आने वाला है, कहां से पैसा नहीं आने वाला, तो वहां पे बहुत ही हाई अनसर्टेनिटी हो जाता है प्रेडिक्शन। तो ये एक अलग एंगल है एस्टिमेट को देखने का कि अनसर्टेनिटी कितना है। तो 2 एंगल एस्टिमेट को देखने के, एक तो फेयर वैल्यू एस्टिमेट है कि नहीं है, और दूसरा हाई अनसर्टेनिटी वाला है कि लो अनसर्टेनिटी वाला है। नॉर्मली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लो अनसर्टेनिटी वाला एस्टिमेट होता है, अनलेस कि क्वेश्चन में वो लोग और कोई मसाला ऐड करे तो ऐसे मैं आपके सामने एस्टिमेट्स बोलता जाता हूं, आप बताओ क्या लग रहा है आपको। एक तो आपको मुझे बताना है लो अनसर्टेनिटी हाई अनसर्टेनिटी, और दूसरा आपको मुझे बताना है फेयर वैल्यू एस्टिमेट है कि नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन लिस्टेड सिक्योरिटीज, वैल्यूएशन ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन लिस्टेड सिक्योरिटीज। सबसे पहले तो लो अनसर्टेनिटी की हाई अनसर्टेनिटी, भाई साहब लो अनसर्टेनिटी। अरे सर लिस्टेड सिक्योरिटी में तो स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। अरे भाई स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी ज्यादा है, वैसे तो हर एक बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या लिस्टेड का सिक्योरिटी का जो प्राइस है, क्या वो आपको अलग से प्रेडिक्ट करके फिर एक्चुअल आउटकम की राह देखनी पड़ती है? नहीं। और क्या एक्चुअल आउटकम एकदम अलग आता है? नहीं। अरे भाई साहब, जो प्राइस है वो स्टॉक मार्केट में ही डिसाइड होता है, और वही प्राइस के हिसाब से सब वैल्यूएशन करते हैं, करेक्ट? तो एकदम डिफाइंड मेथड है, तो इट इज अ लो अनसर्टेनिटी वाला एस्टिमेट, आउटकम इज प्रेडिक्टेबल। ऑलराइट, लेकिन फेयर वैल्यू निकालना पड़ता है, तभी जाके तो वैल्यूएशन हो पाएगा। तो इट इज व्हाई इट इज अ फेयर वैल्यू एस्टिमेट। सो इट इज अ फेयर वैल्यू एस्टिमेट विद लो अनसर्टेनिटी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अदर देन फेयर वैल्यू एस्टिमेट विद लो अनसर्टेनिटी। कॉम्प्लेक्स लीगल केस, कॉम्प्लेक्स लीगल केस। ऑलराइट भाई साहब, इसमें कोई वैल्यूएशन करने नहीं जाना है, फेयर वैल्यू निकालने नहीं जाना है मार्केट में से, तो इट इज अदर देन फेयर वैल्यू एस्टिमेट। एंड लीगल केस कॉम्प्लेक्स है, एक्चुअल आउटकम एकदम ही अलग आ सकता है, तो इट इज अ एस्टिमेट ऑफ हाई अनसर्टेनिटी। सो कॉम्प्लेक्स लीगल केस में बोलोगे अदर देन फेयर वैल्यू एस्टिमेट बट ऑफ हाई अनसर्टेनिटी। चलो लास्ट, वैल्यूएशन ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, वैल्यूएशन ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन प्राइवेट कंपनीज, वैल्यूएशन ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज का एक तो वैल्यूएशन निकालना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स यानी फेयर वैल्यू तो निकालना पड़ेगा, तो फेयर वैल्यू एस्टिमेट है। और भाई प्राइवेट कंपनीज का वैल्यूएशन निकालना यानी हाईली अनसर्टेन कैलकुलेशन है, तो इट इज हाई अनसर्टेनिटी। फेयर वैल्यू एस्टिमेट बट हाई अनसर्टेनिटी, सारे कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिए। ऑलराइट, तो ऐसे मैंने यहां पे सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, प्लीज ये एग्जांपल्स एक बार गो थ्रू कर लीजिए। इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो, बट ये ही मॉड्यूल के एग्जांपल्स है। एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो सर? पढ़ के आपको फील होगा कि सर ने एकदम मस्त लिख के दे दिया है यहाँ पे। ऑलराइट, तो प्लीज गो थ्रू द एग्जांपल्स। दूसरे और कौन से एग्जांपल्स चाहिए उनको? टेल मी एवरीवन। अगर मैनेजमेंट जो है वो अचानक से हर साल डेप्रिसिएशन का परसेंटेजेस, कैलकुलेशन मेथड्स ये सब चेंज करता है, अचानक से चेंज करता रहता है, फिर आपको पता चलता है कि इनको जो प्रॉफिट का फिगर लाना होता है ना उसके लिए लोग कुछ भी चेंज कर देते हैं, और कोई चेंजेस का जस्टिफिकेशन भी नहीं है, क्या आपको नहीं लगता कि मैनेजमेंट यहां पे बायस हो रहा है? ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि मैनेजमेंट बायस हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। टेल मी, अगर एक लॉस मेकिंग एंटिटी है और मैनेजमेंट बहुत ज्यादा आर्ग्यू कर रहा है कि नहीं यार ये प्रोविजनिंग क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तो हमें समझ में आ रहा है कि इनको लॉस मेकिंग एंटिटी है इसलिए प्रोविजन क्रिएट नहीं करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे ये सब होते हैं संकेत, इंडिकेटर्स की मैनेजमेंट बायस हो रहा है। बोलते हैं ऐसे थोड़े इंडिकेटर्स बताओ ना, आपको कब लगेगा कि मैनेजमेंट बायस हो रहा है, पार्शियल हो रहा है, भेदभाव कर रहा है। तो देखो, सीएफओ इज ओपी करके कोडवर्ड दिया है। जब वो लोग बार बार चेंजेस करते रहते हैं तभी, जब वो लोग कुछ ना कुछ करके अपने लिए फेवरेबल आउटकम लाए तभी, ऑलराइट, जब ऑप्टिमिज्म या पेसिमिज्म का ये ओपी ऑलराइट पैटर्न डेवलप हो रहा है तभी, या तो
भाई मार्केट में क्लियर स्टैंडर्ड डेटा अवेलेबल है, फिर भी खुद के assumptions यूज कर रहे हैं, तब जाके आपको लगेगा, ये सारी चीजें जब होगी, इसमें से कोई भी चीज होगी, तो आपको लगेगा कि मैनेजमेंट यहां पे बायस हो रहा है। देखो ये जो मैनेजमेंट का बायस है ना, वो इंडिविजुअल आइटम्स में नहीं दिखता, वो आपको एग्रीगेट लेवल पे जब एनालिसिस करते हो तभी जाके मैनेजमेंट का बायस दिखता है। ऑलराइट, एंड भाई मैनेजमेंट बायस हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मिसस्टेटमेंट ही है, मिसस्टेटमेंट है कि नहीं उसके लिए आपको फर्दर प्रोसीजर्स परफॉर्म करना पड़ेगा। सर ये वाला आपने क्यों बताया? बिकॉज आपको बोल सकते हैं हाउ टू डील विथ मैनेजमेंट बायस, तो ये दो लाइंस उनका बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, प्लीज बी केयरफुल, दोनों को टिक करके 1 मार्क वहां पे मिल सकता है। ऑलराइट, तो इंडिकेटर्स ऑफ मैनेजमेंट बायस को कंपेयर थोड़ा आगे और मिक्सअप कर सकते हैं आंसर को एक और लाइन डाल के कि हाउ विल यू डील विथ मैनेजमेंट बायस। एम आई क्लियर विद दिस? यस सर, यस सर, यस सर। तो इतने एग्जाम्पल ओरिएंटेड क्वेश्चन है व्हेन इट कम्स टू एसए 540। फिर जब हम एसए 540 में और आगे जाते हैं तो दो डिस्कशंस क्लियरली दिखते हैं, एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को लेकर और दूसरा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को लेकर। आपको पता ही है जब मैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की बात करता हूं तो हम चीजों की सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, चीजों को सिर्फ समझते हैं, रिस्क को एनालाइज करते हैं, वहां पे एक्चुअली टेस्टिंग शुरू नहीं हो जाता। वेयरएज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर तो पूरा प्रॉपर टेस्टिंग शुरू हो जाता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड स्टफ। अब सुनो, अगर आपको ऐसे 540 एस्टिमेट का कोई क्वेश्चन दिख रहा है और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का एनालिसिस का क्वेश्चन है या अंडरस्टैंडिंग लेनी ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो समझ लेना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में से क्वेश्चन है। देन इन दैट केस ध्यान रखना सर, आपको फटाफट कोडिंग दे देता हूं बिकॉज इसमें थोड़ा याद रखना जरूरी है। ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ऐसा बोलने का, ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग of ATM, sorry, M. A for applicable financial reporting framework. Applicable financial reporting framework का अंडरस्टैंडिंग क्यों लेना है, एस्टिमेट्स को लेकर क्यों लेना है? ताकि अपने को RMD समझ में आएगा। रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर, इसलिए मुझे जरा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का अंडरस्टैंडिंग लेना है। फिर मुझे और कौन सी चीज का अंडरस्टैंडिंग लेना है? बिजनेस का, कि उनके कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स, कंडीशंस हैं, उनके कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स, कंडीशंस हैं ऑलराइट जिसमें चेंजेस होने की वजह से एस्टिमेट्स में या तो चेंज हो जाएगा या तो कुछ नया आ जाएगा। फॉर एग्जांपल लेटर से फर्स्ट टाइम वो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करने वाले, तो फिर आ जाएगा एक एस्टिमेट फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। लेटर से फर्स्ट टाइम वो लोग गारंटी की जगह, पहले गारंटी को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, या वारंटी लाने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ प्रोविजनिंग, कंटीजेंट लायबिलिटीज वगैरह क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। फर्स्ट टाइम लेटर से डीमार्ट स्टार्ट कर रहा है ट्रेड, गुड्स ऑन क्रेडिट, दे आर गोइंग टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, देन इन दैट केस ट्रेड रिसीवेबल नाम की चीज आ जाएगी, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी आ जाएगा। फील होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं, लॉ में चेंजेस हो गए, धंधे में चेंजेस हो गए, ट्रांजैक्शन में चेंजेस हो गए। सो हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज, उसका अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा कि मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करता है ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स एंड कंडीशंस, जिसकी वजह से या तो न्यू एस्टिमेट आएंगे या तो एग्जिस्टिंग एस्टिमेट को रिवाइज करना पड़ेगा। ऑलराइट, वेदर मैनेजमेंट ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन मैनेजमेंट का नॉलेज ऑफ BSF। क्या उनको खुद का बिजनेस समझ में आता है, क्या उनको खुद की स्ट्रेटेजीज का इंप्लीमेंटेशन समझ में आता है, एंड क्या उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक्सपीरियंस है कि नहीं है। देन May 23 में जो पूछा था, जो बच्चे डर गए थे, वो ये था, बहुत ही सिंपल था कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स दीजिए चेंजेस इन ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स एंड कंडीशंस में जहां पे या तो न्यू एस्टिमेट्स की जरूरत पड़ेगी या तो एग्जिस्टिंग एस्टिमेट्स को रिवाइज करना पड़ेगा। अरे भाई नया टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन आया, या तो एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन में चेंज हुआ, या तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में चेंज हुआ, इवेंट ऑलराइट, या तो बिजनेस कंडीशंस में चेंजेस हो गए। तो ये ट्रांजैक्शंस, ये इवेंट्स ने कंडीशंस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो सर? यस सर। जो भी है सबको बदल दो या तो कुछ नया ला दो, तो हो गए एग्जांपल्स। ओके, सो A फॉर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, T फॉर ट्रांजैक्शंस एंड M फॉर बनाते कैसे है मैनेजमेंट एस्टिमेट, उसका भी तो अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा। मैनेजमेंट एस्टिमेट को कैसे बनाता है, M फॉर मेकिंग द एस्टिमेट, उसके लिए कौन सी चीज का अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा? सबसे मैक्सिमम टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, मैनेजमेंट का मेकिंग ऑफ एस्टिमेट्स का अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा। उसके लिए कौन सी चीज का अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा? आपको मेका इफेक्ट का अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा कि इन्होंने कौन सी मेथड यूज की है, कौन सा कोई एक्सपर्ट यूज किया है कि नहीं किया, चेक वेदर नहीं बोलने का, ये सब चीजों का हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। कंट्रोल्स कौन से इन्होंने इंप्लीमेंट किए हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, कौन से अकाउंट्स पे असर ला रहा है ये, कौन से अजम्पशंस यूज किए हैं, एंड पूरा अनसर्टेनिटी का इफेक्ट क्या आ रहा है यहाँ पे। ये है आपका पूरा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एज पर SA 540, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ATM, ऑलराइट,
ऑडिट, ए में AFRF एंड उसमें RMD समझ में आता है, M में मेकिंग ऑफ एस्टिमेट, उसमें मेका इफेक्ट का अंडरस्टैंडिंग लेना है, और T फॉर ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स एंड कंडीशंस था। वो तो बड़ा ही लॉजिकल आंसर था वहां पे, तो कुछ ज्यादा कोडिंग की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर विद दिस? यस सर। अब सुनो, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में आपने जो जो चीजों का अंडरस्टैंडिंग लिया उसको ही वेरीफाई करना है। तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का जो पूरा कंटेंट है ना बेटा, ध्यान से सुनना, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का जो पूरा कंटेंट है ना, उसमें यही चीजें आती है, पर चेक वेदर करके आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे हम लोग, यहां पे देखो, वेदर मैनेजमेंट इज अप्रोप्रिएटली अप्लाइड रिक्वायरमेंट्स ऑफ AFRF, और बोल देने का ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। वेदर मैनेजमेंट इज अप्रोप्रिएटली रिक्वायर्ड AFRF, देन डिस्क्लोजर्स AFRF के हिसाब से दिए कि नहीं दिए। इधर मेथड्स का हम लोग अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे, यहां पे मेथड्स को थोड़ा डिटेल में ऑडिट कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग तो ले लेता, आप देखेंगे कि मेथड्स का लॉजिक क्या है, AFRF के हिसाब से है कि नहीं, उसका अप्रोप्रिएट में क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, चेंजेस हुए क्या, चेंजेस थे तो वैलिड थे कि नहीं थे। थोड़ा दो तीन शब्द याद रह गए तो उसमें से भी पॉइंट्स बन सकते हैं। मॉडल वर्ड कब यूज होता है बेटा? जो फॉर्मूला होता है ना, जो AFM सब्जेक्ट में यूज करते हो, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह, वो होता है मॉडल। ऑलराइट, मॉडल वैलिड है क्या, थियोरेटिकली साउंड है क्या, मैथमेटिकली लॉजिकल है क्या, क्या मॉडल में कोई चेंजेस करने की जरूरत है, तो ये चीज को लेकर। ऑलराइट, देन रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट क्राइटेरिया। आई रिपीट, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट क्राइटेरिया, कि रिकॉग्नाइज करने की जरूरत थी क्या, मेजरमेंट कैसे किया है, उसका ऑडिट। ऑलराइट, देन अगर कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए हैं तो उसको लेकर। तो सब कुछ बेटा बाय हार्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को एक बार खाली रीड कर लो, एक दो बार खाली रीड कर लो कि ब्रॉडली अपने को मेथड, अजम्पशन, AFRF, ऑलराइट, देन सब्सिक्वेंट इवेंट्स, इंटरनल कंट्रोल्स क्या थे, एक्सपर्ट की जरूरत है क्या, ऐसे 5-6 पॉइंट लगते हैं। ऑलराइट, तो मेरे हिसाब से 1 2 3, ये ई वाला, सब्सिक्वेंट इवेंट वाला, और ये एक्सपर्ट वाला, इतना करोगे तो अच्छा हो जाता है। लेकिन मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, ये जो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, आई रिपीट, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी जो है, कि हाई अनसर्टेनिटी है, लो अनसर्टेनिटी है, उसका ऑडिट करना पड़ता है, उसका एक अलग से क्वेश्चन है। तो मैनेजमेंट ने हाई अनसर्टेनिटी, लो अनसर्टेनिटी कैसे देखा, खास करके जो हाई अनसर्टेनिटी वाले हैं, उसमें ऐसा सोचा कि और अल्टरनेटिव आउटकम क्या आ सकता है, जैसे ग्रेच्युटी प्रोविजन में और क्या कैलकुलेशन हो सकते हैं, ऐसे लिटिगेशन में और क्या आउटकम आ सकते हैं, कुछ अल्टरनेटिव सोचे। और मैनेजमेंट ने लास्ट में जो भी एस्टिमेट रिकॉग्नाइज किया है, वो एस्टिमेट को लेकर क्या इनका इंटेंशन है, इनकी एबिलिटी है कि वो एक्शन ले। फॉर एग्जांपल, लेटर से अगर मैं ग्रेच्युटी प्रोविजनिंग इतना XYZ करता हूं, ऑलराइट, या लेटर से कोई रिजर्व्स वगैरह क्रिएट करता हूं, तो वो रिजर्व्स, वो प्रोविजंस के लिए मेरा इंटेंशन, एबिलिटी भी तो होना चाहिए वो एक्शन लेने का। ऑलराइट, देन क्या ऑडिटर को कोई रेंज डेवलप करने की जरूरत है, जैसे आउटस्टैंडिंग फ्रॉम 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स, 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स, या ऐसा आउटस्टैंडिंग नहीं, पर अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो लेटर से अगर गोइंग कंसर्न का असेसमेंट है नेक्स्ट 12 मंथ्स वगैरह का, ऑलराइट, तो फिर 5 to 10 लाख का आउटकम आ सकता है, 10 to 15 लाख का आउटकम आ सकता है। ऐसे रेंज भी तो डेवलप होती है ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3 to 5% करें, तो बोलते हैं ऐसे कोई रेंज डेवलप करने की जरूरत है क्या? बट दैट्स ओके, खाली थोड़ा उसको देख लो कि उसका आंसर थोड़ा अलग है। आई कैन अंडरस्टैंड कि सब कुछ तो बाय हार्ट नहीं होता, पर जितना हो सकता है उतना मैं आपको करवा रहा हूं। ऑलराइट, एंड देन मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने हैं। सुनो, खास करके जो सेंसिटिव एस्टिमेट्स होते हैं उसमें जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिखवाने होते हैं, बेटा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में कुछ नहीं छोड़ने का, अजम्पशन के ऊपर लिखवा डालने का, मेथड के ऊपर लिखवा डालने का, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज किया उसके ऊपर लिखवा डालने का, साला तुमने अनसर्टेनिटी बराबर असेस किया उसके ऊपर लिखवा डालने का। खाली रिटर्न रिप्रेजेंटेशन और एस्टिमेट का क्वेश्चन भी आया हुआ है पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन में, तो जितना भी क्लिक होता है एस्टिमेट को लेकर सब कुछ लिखवा लो, ऑटोमेटिक आपके 3-4 पॉइंट टैली हो जाएंगे विद द सजेस्टेड आंसर। डोंट वरी, मैं जो बोलता हूं वो होता है। ऑलराइट, जहां पे मुझे भरोसा है आपके ऊपर, वहां पे मैंने कंटेंट को कम प्रिंट किया है कि भाई ये चीज आप आराम से लिख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। एम आई क्लियर विद दिस? यस सर, यस सर, यस सर। ऑलराइट, एक और एग्जामिनेशन क्वेश्चन है ये एस्टिमेट्स को लेकर कि भाई एज एन ऑडिटर आपको एस्टिमेट्स का एक प्रायर पीरियड का रिव्यू करना चाहिए, यानी कि ओरिजिन जब से एस्टिमेट स्टार्ट हुआ तब से लेके अभी तक क्या क्या चेंजेस हुए उसमें उसका एक रिव्यू कर लेना चाहिए। अगर मैनेजमेंट ना बोलता है तो इट इज नॉट प्रॉपर, बिकॉज एस्टिमेट का प्रोसेस के लिए एस्टिमेट में चेंजेस जस्टिफाइड है कि नहीं उसके लिए वो रिव्यू करना जरूरी है। ये मेरी क्वेश्चन बैंक में तो क्वेश्चन है ही, प्लस मॉड्यूल में भी इसका क्वेश्चन है, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना। प्लस मैंने मॉक टेस्ट पेपर्स भी देखे न्यू सिलेबस के, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सोचा कि उसका ब्रीफिंग दे देता हूं फॉर ऐसे 540
540 ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। बेसिकली इतनी चीजें आप कर लो तो ऐसे 540 में थोड़ा कॉमन सेंस के बेसिस पे लिखने का कहीं ना कहीं आपका टैली हो ही जाता है। मैंने खुद देखा हुआ है जो बच्चे प्रिपेयर करके भी नहीं गए थे ऐसे 540 में, लेकिन थोड़ा बहुत कॉमन सेंस के ऊपर लिखते हैं तो कुछ ना कुछ उनका टैली हो ही जाता है। और ये 2 पेजेस में से क्वेश्चन आ गया जो बहुत ही ज्यादा चांसेस आने के, तो फिर आपकी लॉटरी निकलेगी, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ऑलराइट, डन 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 डन। ऑलराइट, सो ये ऐसे 540 भी खत्म हुआ एंड इसके साथ मेरा पूरा चैप्टर 3 का जो एक डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है एसएस को लेकर, उसका पूरा रिवीजन भी खत्म हो गया। आई होप आपको मजा आया ये रिवीजन सेशन में, बिकॉज हमने इतने सारे एसएस को कवर कर लिया है। ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज प्लीज अपने फ्रेंड्स में भी ये वीडियोस को फैलाइए, उनका भी करियर अच्छा होना जरूरी है, उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करना जरूरी है। ऑलराइट, और नॉलेज बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। ऑल द वेरी बेस्ट।